आज की बड़ी खबर, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है। महज 3 महीने बचे हुए हैं इस सरकार को अपने कार्यकाल के तौर पर अगर देखें 3 से 4 महीने का वक्त है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव की घोषणा मुश्किल से 1.5 महीने के भीतर होने वाली है अधिकतम। और ऐसे में सवर्ण हिंदुओं के लिए 10% आरक्षण की बात मोदी सरकार ने कैबिनेट के जरिए साबित कर दी है, जिसमें यह कहा गया है कि आर्थिक आधार पर सवर्ण हिंदुओं को दिया जाएगा आरक्षण 10%, सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह फैसला याद दिलाता है वीपी सिंह के उस फैसले से जिसमें मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर वीपी सिंह ने रातों रात 27% आरक्षण अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी को देने की बात कही थी। उसके बाद हालांकि पूरे देश में एक अलग तरह की राजनीति हुई थी, लेकिन आज सवर्ण के नाम पर यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने फायदेमंद सौदा है, या वाकई में फायदा होगा या नहीं होगा, इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो कर दिया है जो शायद इस सरकार से किसी को कोई उम्मीद कभी नहीं होगी। अब इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर 2019 से पहले बड़ा सियासी दाव। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सवर्णों को लुभाने का एक बड़ा दाव खेला है। मोदी कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की है, लिहाजा सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी फैसला किया है। अच्छा है, मुझे लगता है कि काफी साहस के साथ इस फैसले को प्रधानमंत्री जी ने लिया है। देश का पूरा सामान्य वर्ग, हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। सूत्रों की माने तो आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5% से बढ़ाकर 59.5% किया जाएगा और इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। इसका मतलब ये कि सरकार इस फैसले को लागू करने से पहले हर विकल्प के बारे में सोच चुकी है जो इस फैसले को चैलेंज कर सकता है। अहम सवाल सवर्णों में गरीबों को परिभाषित करने को लेकर भी है। सूत्रों की माने तो जिन लोगों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन हो उन्हें आरक्षण का फायदा मिल सकता है। जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सकता है। कैबिनेट के इस फैसले से सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। कुछ जानकार 3 राज्यों में मिली हार के बाद सवर्णों की नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे सियासी जुमला बता रहा है। मोदी सरकार ने 2019 से पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी काट फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। जानकार ये बताते हैं कि इस फैसले से अपने परंपरागत वोट बैंक को बीजेपी दोबारा हासिल करने में जरूर कामयाब होगी। जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। जैसा कि रविकांत ने कहा, क्या यह भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है? आइए जरा पहले यह चर्चा कर लें कि आखिरकार मौजूदा परिवेश में आरक्षण कितना मिला हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए और आरक्षण की स्थिति अभी आपके सामने। एससी के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान है सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में। एसटी के लिए 7.5% का, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% का, कुल मिलाकर आरक्षण का प्रावधान आज सरकारी नौकरी और उसके साथ साथ शिक्षण संस्थानों में 49.5% का है। और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित है। यानी कि सरकार किसी भी तरह से आरक्षण की स्थिति 50% से ऊपर नहीं ले जा सकती। और जैसे ही यह मामला कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट इसे फिर से निरस्त कर देगा। लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार 10% आरक्षण की बात क्यों सोची? आइए जरा अब इस पर चर्चा करते हैं कि मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक क्यों है। और वो इसलिए क्योंकि कई बार कहते हैं ना, न हींग लगे न फिट करी, रंग हो चोखा। तो वो इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रावधान को अमली जामा पहनाने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए सरकार को 2/3 बहुमत दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत अगर मान लीजिए कि लोकसभा में मिल भी जाए तो राज्यसभा में नहीं मिल सकता, यानी कि संविधान संशोधन नहीं हो सकता। अब चलिए इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हैं। क्या लोकसभा में भी 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है या एनडीए को मिल सकता है? उसकी भी संभावनाएं कम है क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो मुखर तौर पर इसका विरोध नहीं करेंगी,
लेकिन जबीद अमान पर या यूं कहें कि उस समय वॉकआउट करने का प्रावधान उनके पास है। कुल मिलाकर देखें तो यह भारतीय जनता पार्टी का दाव है और दाव बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि मुखर तरीके से तमाम राजनीतिक दल इस आरक्षण का विरोध नहीं कर पाएंगे। सामान्य वर्ग के वो लोग इसमें आ सकेंगे जिनकी आय सालाना 8 लाख से कम है और जिनके पास खेतीहर भूमि जो है वो 5 एकड़ से कम है। जो यह चिंतन है, यह चिंतन इस बात को सिद्ध करता है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले लोग। सिर्फ राजनीति के लिए इस मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन, इसका एक हल निकलना चाहिए। और जब चुनाव आते हैं तो उस वक्त एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट हो। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को भी आरक्षण और बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देना वाकई बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के फैसले की खबर आई, इस फैसले को सीधे चुनावों से जोड़ा जाने लगा। 3 राज्यों में मिली चुनावी हार और SC/ST एक्ट के बाद सवर्णों के गुस्से से बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि उसका कोर वोट बैंक उससे दूर जा रहा है। MP में जिस तरह से सवर्णों का आंदोलन हुआ, उसने भी पार्टी के रणनीतिकारों के चेहरे पर शिकन ला दी है। लिहाजा बीजेपी अब अपने वोट बैंक को और नाराज नहीं करना चाहती। इसीलिए बीजेपी ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का दांव चल दिया है। बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक करार दे रही है। चुनाव सामने है, एक सही बात है, लेकिन यह फैसला चुनाव और को लेकर के कभी नहीं होता है। आवश्यकता थी, काफी समय से मोदी जी भी अपने मीटिंगों में भी इस बात को कहा करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहा करते थे। तो जो फैसला लिया गया है और सोच समझ कर लिया गया है और लोगों का हित इसमें है, इस नाते लिया गया है। हम चुनाव से कभी किसी मुद्दे को नहीं जोड़ते हैं। बीजेपी का ये दांव ऐसा है कि उसका विरोध करना किसी भी पार्टी के लिए आसान काम नहीं, क्योंकि चुनावी माहौल में कोई भी दल सवर्णों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। इसीलिए आम आदमी पार्टी और NCP ने इस फैसले का समर्थन किया है, तो कांग्रेस भी सीधे सीधे इसका विरोध नहीं कर रही। ये स्वागत योग्य है, लेकिन यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। एक पर्टिकुलर वर्ग को रखा और दूसरे वर्ग को छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल। लेकिन इस फैसले की कोई सीधे सीधे मुखालफत कर रहा है तो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के पास सवालों का अंबार है। भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे क्या? लाइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लाके बताइए। आरक्षण इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर नहीं मिल सकता। एक नहीं, कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सरकार ने आरक्षण के फैसले पर मुहर तो लगा दी है, लेकिन जानकारों की माने तो ये फैसला इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर इस फैसले की न्यायिक समीक्षा हुई तो कोर्ट में इस फैसले को वैध ठहराना सरकार के लिए मुश्किल होगा। संविधान का संशोधन करते हैं तब ये देखने की बात होगी कि क्या ये बेसिक फीचर के खिलाफ नहीं है। इक्वालिटी भी बेसिक फीचर का एक पार्ट है, और अगर इक्वालिटी के क्लॉज को ये वायलेट करता है तो फिर ये 9th शेड्यूल में जाने के बाद भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मामला चुनावी है और सवाल सत्ता में वापसी का है। लिहाजा सरकार ने सियासी बिसात में ये सोच समझकर अपनी चाल चली है, और यही वजह है कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार अब विंटर सेशन को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने क्या दरअसल राजनीतिक खेल है ये। अब जरा कुछ तथ्य आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले सवर्णों के लिए आरक्षण की बात 1978 में की गई थी कर्पूरी ठाकुर की सरकार के द्वारा बिहार में, जिसे कि पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद 1999 में कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में रखा था और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपना आधार बनाने की कोशिश की थी, यानी कि 10% आरक्षण अगड़ों के लिए उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद 1991 में भी इसी तरह से कोशिश की गई थी, उसे भी निरस्त कर दिया गया। ताजा बताते हैं आपको, 2015 में राजस्थान की सरकार ने अगड़ों को आरक्षण देने की बात कही थी, 10%। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। 2016 में गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की बीजेपी की सरकार के इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अब उसके बाद भी मोदी सरकार अगर इस प्रस्ताव को सामने ला रही है तो आखिरकार कुछ ना कुछ राजनीति तो है ही। अब जरा आइए इसकी राजनीति आपको समझाते हैं, क्योंकि यह आपके लिए समझना आवश्यक है। अब आइए जरा देखिए, सबसे पहले हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब देखिए,
2004 और 2014 के लोकसभा का वोट परसेंटेज आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि दरअसल हम कहना क्या चाहते हैं। माफ कीजिएगा, 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों ने 35.3% वोट दिया था, लेकिन जब 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए तो सवर्णों का वोट परसेंटेज था 47.8%। यहां आप समझिए, यह वोट बैंक बचाना आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को सवर्णों ने 25.5% वोट दिया था 2004 के लोकसभा के चुनाव में, लेकिन यह घटकर 13.8% हो गया कांग्रेस के लिए 2014 के लोकसभा के चुनाव में। वही आधार अगर आप सीधे देखें तो SC, ST, OBC तमाम चीजें स्पष्ट आपके सामने दिखाई देती हैं कि वोट बैंक का फ्लक्चुएशन किस तरीके से हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने सवर्ण वोट बैंक को बचाने के लिए यह बड़ा दांव खेल रही है। लेकिन क्या सवर्ण 10% के इस आर्थिक आरक्षण के आधार पर बीजेपी को एक बार पूर्ण बहुमत देते हुए दिखाई देंगे? यह लाख टक्के का सवाल है, क्योंकि यह बहुत बड़ा खेल है, गैम्बल है ये। आइए अब आपको दिखाते हैं कि एनसीपी के सांसद का डांस। महाराष्ट्र के भंडारा में एक स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी के मिनिस्टर साहब हैं जो कि जरा जोश में आ गए। नई फिल्म रिलीज हुई है रणवीर सिंह की सिम्बा, उसके गाने की धुन पर मंत्री जी का यह डांस देखिए। और अब बात करते हैं केरल की, जहां राजनीतिक हिंसा ने एक नया आयाम ले लिया है। ऐसा लगता है जैसे कि केरल में चाहे बीजेपी या संघ परिवार के कार्यकर्ता हो या वामपंथ दलों के कार्यकर्ता हो, आपस में भिड़ना, एक दूसरे पर बम गोली का इस्तेमाल करना, तमाम तरह के धारदार हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याएं करना रोज दिन की बात होती चली जा रही है। अब एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें संघ परिवार से जुड़े कुछ एक लोगों के बम फेंकने का यह वीडियो सामने है, जिसे लेकर वामपंथी कार्यकर्ता और वामपंथी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार पर आक्रामक हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आज केरल में जो राजनीतिक हिंसा का दौर है तो आखिरकार कब थमेगा? केरल की सरकार इस बारे में कब सजग होगी? केरल में लेफ्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प किस तरह खूनी होती जा रही है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। कभी संघ कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है तो कभी लेफ्ट के लोगों की मौत की खबर सामने आती है। इस बीच केरल के निंदू मंगड़ से जो वीडियो सामने आया है वो कई सवाल खड़े करता है। पुलिस का आरोप है कि थाने पर कुछ लोगों ने बम फेंकने की कोशिश की और जिन लोगों ने बम फेंका वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग हैं। हालांकि जिस वीडियो पर पुलिस इस तरह का दावा कर रही है उस वीडियो में न तो किसी शख्स का चेहरा नजर आ रहा है और न ही ठीक से उसे पहचाना जा सकता है। बावजूद इसके इस वीडियो में दिख रहा है कि लुंगी पहने एक शख्स थाने पर देसी बम से हमला करता है। बम फेंकने के बाद वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है और उसके बाद भाग जाता है। इसी तरह केरल में हंगामे की एक और तस्वीरें वायरल है, जिसके आधार पर पुलिस ने संघ प्रचारक समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें 3 जनवरी की हैं और पुलिस का दावा है कि जो शख्स बम फेंक रहा है वो निंदू मंगड़ का जिला प्रचारक है। पुलिस ने बमबाजी मामले में आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। हालांकि आरएसएस इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। वहाँ की जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अमल में लाने की दृष्टि से हम प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा करके कुछ महिलाओं को जबरदस्ती शबरीमला मंदिर में भेजने का भी प्रयास किया। उसके कारण वहाँ जनभावनाएं भड़की है और उसका परिणाम ये वायलेंस में, हिंसक घटनाओं में दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं ऐसा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये राज्य सरकार करवा रही है, जबकि सरकार का ये काम है कि किसी प्रकार की वायलेंस की घटना ना हो। दरअसल केरल के कई हिस्सों में 2 जनवरी के बाद से हिंसा फैली है। सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर हंगामा हो रहा है और इसी दौरान बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं और वामपंथी समर्थकों के बीच झड़प भी हो रही है। इतना ही नहीं, केरल में बीजेपी सांसद वी मुरलीधर राव के घर पर भी कुछ लोगों ने बम से हमला किया है, जिसको लेकर भी हंगामा बरपा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या वाकई केरल में वामपंथी समर्थक और बीजेपी समर्थक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? क्योंकि जिस तरह से
लोग एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं पूरे देश में जहां राफेल विमान सौदों को लेकर घमासान मचा हुआ है, वही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बारे में जो खबर है उस पर कहीं कोई चर्चा हो ही नहीं रही है। आपने देखा होगा लोकसभा में किस तरह से रक्षा मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच HAL को लेकर वाद विवाद होता रहा, लेकिन अब आपको उसकी वास्तविकता से हम रूबरू कराते हैं। एक ऐसी कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो साल 2015 में सरकार को 6,500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा कर देती है, आज वो कंपनी कंगाली की इस कगार पर है कि 900 करोड़ रुपए उसे बैंक से कर्ज लेना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। सवाल यह उठता है कि आखिरकार पिछले 2 साल में HAL को क्या हुआ है? मुनाफा कमाने वाली कंपनी HAL आज घाटे में क्यों है? इस सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही और न ही रक्षा मंत्रालय इस बारे में कोई जिक्र भी कर रहा। क्या आप जानते हैं कि राफेल विमान की खरीद के लिए वायुसेना ने और रक्षा मंत्रालय ने 20,000 करोड़ रुपए 2 साल को दिए हैं, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए जो बकाया है HAL का, वो वायुसेना ने अभी तक HAL को नहीं दिया है। यानी कि एक मुनाफा कमाती कंपनी को आज हम सबों ने मिलकर, हमारी सरकारों ने मिलकर ठप्प कर दिया है। कांग्रेस और सरकार के बीच राफेल सौदे से शुरू हुई तकरार अब HAL से जुड़े नए विवाद पर अटक गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने HAL को 1 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही थी। राहुल ने रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए HAL की बदहाल स्थिति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए HAL को इस सरकार ने दिए हैं। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए HAL को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। दरअसल हिंदुस्तान में हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भीषण आर्थिक संकट से गुजर रही है। बीते कुछ सालों में ये पहला मौका है जब कंपनी को अपने कर्मचारियों की सैलरी चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यही नहीं, अप्रैल से कंपनी में काम लगभग ठप पड़ा है। HAL फिलहाल ओवरड्राफ्ट पर ही काम कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्रैश क्रंच की बड़ी वजह यह है कि उसे अपने सबसे बड़े कस्टमर यानी इंडियन एयरफोर्स से बकाया राशि नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2017 के बाद से कंपनी को कोई पेमेंट नहीं किया है। अक्टूबर में HAL पर 10,000 करोड़ रुपए का बकाया था। दिसंबर में बकाया राशि बढ़कर 15,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और आशंका है कि मार्च तक यह आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सवाल है कि जो कंपनी कुछ वक्त पहले तक सरकार को करोड़ों अरबों की रेवेन्यू दे रही थी, अगर अचानक उसे अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है, तो आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? टीम न्यूज़ नेशन। जहां HAL के बारे में चर्चा न के बराबर हो रही है या उसकी खस्ता हाल स्थिति क्यों है इसके बारे में शायद कहीं चर्चा नहीं हो पा रही, वहां राफेल मुद्दे पर जबानी जंग पूरे तरीके से जारी है। सरकार से कई सवाल राहुल गांधी पूछे चले जा रहे हैं, सरकार अपने हिसाब से जवाब देती चली जा रही है, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। देश के जो चौकीदार हैं वो लोकसभा में नहीं आ सकते हैं, लोकसभा में आने से डरते हैं, राफेल के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट, 16 नहीं चाहता हूं मैं। पूरे देश को समझ आ जाएगा राफेल में क्या है। नहीं आ सकते हो क्योंकि चौकीदार ने चोरी कराई है। आज यह स्पष्ट है कि राफेल का पूरा विरोध दिखावटी है, क्योंकि राहुल गांधी राफेल के कॉम्पिटिटर के दबाव में हैं। बार बार सवाल उठाकर क्या आप देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं और वायुसेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों पक्ष, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, राफेल के मुद्दे पर किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज हमारे देश में एक अलग तरह की राजनीति भी चल रही है और वो राजनीति है खिचड़ी बनाम मछली भात की। मछली भात यानी कि मछली चावल। 5,000 किलो की खिचड़ी
बनाई गई और इस भोज का आयोजन किया गया ताकि दलित समाज को अपने साथ जोड़ा जा सके और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इसे किया गया। दूसरी तरफ महागठबंधन को अंजाम देते हुए बिहार में आरजेडी और तमाम सहयोगी दलों ने आज मछली भात का भोजन खाया। बिहार में मछली भात अपने आप में बड़ा चर्चित है और बड़ा आम भी है। मछली और चावल खाना एक तरह से वहां परंपरा के अनुसार है और पारंपरिक खाना भी माना जाता है। तो ये देखिए, अभी तक तो डिनर डिप्लोमेसी की बात होती थी, यानी कि रात्रि भोज की बात होती थी, लेकिन आजकल दिन में बढ़िया लंच चल रहा है, चाहे खिचड़ी हो या मछली भात। भोज से यात्रा बनता है मांझी जी, यात्रा बनता है कि नहीं भोज से, ये बताइए। दही मछली साग यही तो यात्रा का चीज है। इसलिए ये भी एक यात्रा की बात है, शुभ चीज है। महागठबंधन साथ इसमें दिख रहा है। कोई भी बड़ा काम करने के पहले लोग शुभ कार्य करते हैं, तो आज मछली भात खाना शुभ कार्य करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरा महागठबंधन साथ में है और तेजस्वी यादव बहुत चाव से मछली चावल खा रहे हैं। कहते हैं राजनीति में यात्रा बनाने के लिए जरूरत होती है। आते हुए नहीं बोलना चाहिए, आते हुए नहीं बोलना चाहिए। चलिए खाने के बाद बोलेंगे। तो ये तस्वीर है महागठबंधन की। उपेंद्र कुशवाहा और शिवानंद तिवारी से लेकर मदन मोहन झा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम लोग इस भोज में पहुंचे हैं और इस भोज के बहाने कोशिश है एनडीए को जवाब देने की कि आने वाले इस साल में महागठबंधन की मजबूती बनी रहेगी। सो ये महागठबंधन का महाभोज। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। विपक्षी पार्टियां अपने आप को एकजुट कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि एनडीए में विपक्षी पार्टियों के अलावा यूं कहें कि अगर एनडीए अपने गठबंधन को एकजुट करे, ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा। और वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी रही है, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच बैर अब इस कदर आगे बढ़ चुका है कि खुद बीजेपी के अध्यक्ष ने सांकेतिक ही सही ये बात कह दी कि महाराष्ट्र में सभी 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है। यानी कि अब शिवसेना के दांत खट्टे भारतीय जनता पार्टी करेगी महाराष्ट्र में। क्या टूट जाएगा बीजेपी और शिवसेना का 30 साल पुराना रिश्ता? क्या अलग अलग हो जाएंगे दो पुराने राजनीतिक साथियों के रास्ते? ये वो सवाल है जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान के बाद उठ रहे हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर में दिए। कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी अध्यक्ष ने राज्य की 48 में से 40 सीटें जीतने का टारगेट रखा। साथ ही ऐलान किया कि अगर लोकसभा चुनाव में सहयोगियों से गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी उनको भी हराएगी। अगर युति होगी तो साथ में लड़ेंगे, अगर नहीं रहे तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ फिर जीत जाएंगे। शिवसेना के बारे में बोले आती है तो साथ में हमको उसको जिताएंगे, अगर नहीं आती है तो उसी के साथ सभी पार्टियों को जो है ना उखाड़ के फेंक देंगे और अपनी सत्ता कायम करेंगे बोल के बताया हमको। अमित शाह के इस बयान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया तो शिवसेना एक बार फिर तीखे तेवर में आ गई। शिवसेना ने सीधे शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। हम जवाब देंगे ना जब वक्त आएगा, और हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया है। तो आप वहाँ से लातूर से ये धमकाना बंद करो। शिवसेना डरने वाली नहीं है। एक तरफ शिवसेना बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में है तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के दूसरे सहयोगी इस स्थिति को शिवसेना की लगातार धमकियों का नतीजा बता रहे हैं। शिवसेना ने बीजेपी के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन शिवसेना बार बार बीजेपी को धमकी देने का काम कर रही है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। तो अमित शाह ने धमकी नहीं दी। अमित शाह ने इतना ही बोला है कि अगर शिवसेना साथ में आती नहीं है तो अपने को अपने बलबूते पर लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। दरअसल 2014 के लोकसभा नतीजों पर नजर डाले तो बीजेपी ने 48 में से 23 सीटें हासिल की थी, जबकि उनका वोट परसेंट 27.6% रहा, जबकि शिवसेना को 18 सीटें मिली थी और वोट परसेंट 20.8% था। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि 2019 में उनके वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, जबकि शिवसेना इस उम्मीद में है कि वो अपने पुराने साथी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहेगी। जाहिर है अहम के इसी टकराव की वजह से आज दो पुराने दोस्त चुनावी दंगल में एक दूसरे के खिलाफ उतरने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि इस राजनीतिक अखाड़े में कौन किसे पटखनी देता है। टीम न्यूज नेशन। दो पार्टियां जो पिछले 30 साल से एक दूसरे के साथ थीं, आज अगर वो आमने सामने खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसका बिल्कुल विपरीत तो हो रहा है। दो पार्टियां जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, एक दूसरे को बर्दाश्त तो नहीं कर सकती थी, अब गठबंधन की बात कर रही, यानी कि एसपी और बीएसपी।
लेकिन अब इसके साथ साथ सीबीआई की धमकी का जबरदस्त राजनीतिक खेल भी हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही हैं कि सीबीआई की धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस गठबंधन को नकारा जाए या इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर सीबीआई का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इन दोनों पार्टियों का कहना है। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले। उनके बाकी साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, और वो नया गठबंधन उनका सीबीआई है, तो इससे उनकी हताशा दिखती है। यूपी के अवैध खनन केस में सीबीआई जांच की आंच अखिलेश यादव तक पहुंची तो दो धुर विरोधी पार्टियां एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ उतर गई। करीब 25 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता एक साथ एक मंच पर उतरे और अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन करते हुए सरकार पर साजिश के तहत सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीबीआई की बेसिक एफआईआर क्या है? एफआईआर तो यही है कि जो अलॉटमेंट किया गया जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा वो गलत था, और वो प्रदेश के जो कानून थे उनके खिलाफ था। अभी तो शिष्टाचार की मुलाकात ही हुई थी केवल नए वर्ष पे, अभी तो इसके आगे की बहुत सारी चीजें अभी हुई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ये लोग घबरा के सीबीआई की शरण में पहुंच गए। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद अखिलेश यादव से फोन पर बात की और उन्हें डटकर मुकाबला करने की सलाह दी। साथ ही सीबीआई जांच को बीजेपी की राजनीति का तरीका बताया। हालांकि बीजेपी दोनों विरोधियों की इस दोस्ती को डर का रिश्ता बता रही है। सपा और बसपा की ज्वाइंट प्रेस होना, यह दिखाने की कोशिश करना कि हम एक हैं और भ्रष्टाचार के मामले में भी हम एक हैं, और सीबीआई जो भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत निंदनीय है। जाहिर है बीजेपी जहां सीबीआई जांच को कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बता रही है, वहीं विरोधी एक सुर में आवाज उठा रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खनन घोटाले का जिन अचानक कैसे निकल आया। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर और लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए जरा तेहरान की ये तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जहां महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन का ये तरीका इतना अनोखा रहा कि ईरान की सड़कों पर महिलाएं नृत्य कर रही थीं। हिजाब के खिलाफ लगातार विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं।